हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षापुर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से एक ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम कल स्टार्ट किया था अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र को स्टार्ट किया था, जिसमें अफवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। एक उत्तर भारत की नदियाँ, एक उत्तर भारत की नदियाँ, और दूसरा नंबर पर बांटा था हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसमें हमने देखा था, हमने इसको फिर 3 भागों में डिवाइड किया था उत्तर भारत की नदियों को। इसे मैं ऊपर लिखता हूँ। इसको हमने फिर 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले सिंधु नदी, फिर गंगा नदी और फिर ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम 3 नदियों का अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम भारत की पूरी नदियों की बात करें तो 33 लाख नदियां हैं, जिसके बारे में हम सभी के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। परंतु हम जैसे सिंधु नदी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की। फिर प्रायद्वीपीय भारत में जैसे कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों का जिक्र करेंगे। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंधु नदी अफवाह तंत्र। आज जिसे हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंधु नदी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, इस सिंधु नदी अफवाह तंत्र में हम 5 नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम इस सिंधु नदी अफवाह तंत्र में हम एक तो सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद इसकी 5 सहायक नदियां, 5 सहायक नदियां, जिसमें चेनाब, रावी, सतलज, व्यास और झेलम, इन 5 नदियों के बारे में पढ़ने जाएंगे। अब इन नदियों से क्या बना, अपना एक सिंधु नदी अफवाह तंत्र का निर्माण हुआ। और इसमें हम आज सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है सिंधु नदी। अगर आप किसी भी नदी को पढ़ रहे हैं तो उसमें 3-4 बातों का आप ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले उस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हम देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो है कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो ये है तिब्बत में। कहां पर है, तिब्बत में है। और कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर नामक झील है। मानसरोवर नामक झील है। और यहाँ पर एक हिमनद है, बोखर चून। एक हिमनद है जिसका नाम है बोखर चून। और इस बोखर चून का अर्थ क्या होता है, इसे तिब्बत भाषा में कहा जाता है शेर का मुख कहा जाता है। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, क्योंकि उद्गम से प्रश्न बनता है। तो यह है कैलाश पर्वत श्रेणी, तिब्बत में है। उसके पास एक झील है मानसरोवर झील,
उस मानसरोवर झील के हिमनद है वहां पर, उसका नाम है बोखरचू, और इस बोखरचू से यह नदी निकलती है और शेर का मुख नाम से निकलती है। फिर लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है। ये लद्दाख व पर्वत श्रेणियों के ये बीच से निकलती इस प्रकार से है, उनके बीच से निकलती है। फिर यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। किस दिशा में चलती है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है और यह पाकिस्तान में चली जाती है। ये कहां पे चली जाती है? ये पाकिस्तान में चली जाती है और उसके बाद यह अरब सागर में अपना मुहाना या डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो ये है 1114 किलोमीटर। इसकी भारत में लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे हमने 5 सहायक नदियों की बात की थी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज और रावी नदी के बारे में। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें एक नाम आता है नदी का सयोक नदी। नदी का क्या नाम है? सयोक नदी। फिर एक नदी है गिलगित नदी। क्या है? गिलगित। सियार। इस प्रकार से इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। एक नदी और है काबुल, क्योंकि वो सहायक नदियां तो सभी जानते हैं कि झेलम, व्यास नदियां हैं, वो सिंधु की सहायक नदियां, परंतु इनके बारे में बहुत कम व्यक्तियों को पता होता है और प्रश्न आजकल यहाँ से बनने के पूरे चांस हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी या एनटीपीसी रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो टीसीएस इसका एग्जाम ले रही है और टीसीएस है वो थोड़ा अपर लेवल पर आजकल प्रश्न पूछ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं जो पंचनद है। हमने पंचनद नदियों की बात की थी, वो ये मिलती कहां पर है? सिंधु नदी से, क्योंकि इसकी साइड नदी है तो ये कहीं पे इससे मिलेगी। तो जो इसकी साइड नदियां हैं वो मिथनकोट नामक स्थान है पाकिस्तान में। मिथनकोट नामक स्थान है पाकिस्तान में, वहां पर जाकर इससे मिलती है। और इसके बाद में आपने सुना होगा सिंधु नदी पर अपना जल समझौता हुआ था, उसके बारे में देखते हैं क्या हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता। सबसे पहले देखते हैं कि ये हुआ कब था। तो ये जो हुआ था 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था ये? 19 सितंबर 1960 को। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें देखिए भारत की ओर से थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की ओर कौन थे? भारत की ओर से थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से थे राष्ट्रपति अयूब खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच समझौता हुआ। आपको पता है अगर कोई समझौता करवाता है तो उनके बीच में कोई समझौता करवाने वाला होता है, तो इनका समझौता करवाया था विश्व बैंक ने। इनका समझौता किसने करवाया था? विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक कहां पे है? तो विश्व बैंक है जिनेवा। और ये जिनेवा कहां पे है? तो ये है स्विट्जरलैंड। ये जिनेवा कहां पर है? तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड। अब बात आती है
कि ये समझौता करवाया है, तो समझौते की मुख्य बातें क्या थी? इस समझौते की मुख्य बातें क्या थी? तो इस समझौते की मुख्य बातें थी कि जो सिंधु झेलम और जो चेनाब नदी है, इसमें भारत की हिस्सेदारी रहेगी 20%, कि इन नदियों का भारत 20% तक अपने पानी का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद जो नदियां बची हैं, जैसे व्यास, रावी, सतलज, इनमें भारत का क्या रहेगा? पूरा अधिकार रहेगा। इस पर भारत का क्या रहेगा? पूरा अधिकार रहेगा। चाहे वो यहाँ पर बिजली बनाए, चाहे इस पानी का वो किसी तरह से प्रयोग करे, परंतु ये इस पानी का प्रयोग वह सिर्फ पानी का प्रयोग कर सकता है, यानी लाइट लूट बनाने का ये यहाँ पर अपने उद्योग नहीं लगा सकता। यहाँ पे वह बांध बनाकर अपने 20% पानी का प्रयोग कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है, और कल हम इसके बाद चेनाब, झेलम 2 नदियों कर लेंगे, क्योंकि 2 नदियों को करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल शिक्षापुर को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।